So we are happy to have Shri Hansil Mehta amongst us today. शुरुआत से करेंगे हंसल जी कि when did this idea come to you? There is a story behind it. मुझे पता है उसके पीछे भी एक कहानी है कि जब आपको अलीगढ़ इस प्रोफेसर सिरस की कहानी लोगों के आगे आनी चाहिए, ऐसे कब लगा? अलीगढ़ की कहानी मुझे मेरे ईमेल वो जंक बॉक्स में मिली थी। एक राइटर है ईशानी, तो ईशानी बैनर्जी, ईशानी ने एक्चुअली मुझे ये कहानी भेजी थी और मैं पता नहीं क्यों मैंने जंक, किसी ने कहा था कि भाई कुछ अटैचमेंट भेजा है और मुझे मेल नहीं मिला था, तो मैं जंक बॉक्स में चला गया और वहाँ पर इसका ईशानी का ईमेल था और मैंने ओपन किया और ये कहानी पढ़ी। तो ये सवेरे 7 बजे की बात थी। तो मैंने 7:30 बजे ईशानी को फ़ोन किया कि भाई ये कहानी मुझे चाहिए और मुझे इस पर फिल्म बनानी है। और कहानी पढ़ते ही मुझे मतलब एक लगा कि इसमें बहुत कुछ है जो मुझे कहना था। इससे पहले शाहिद बनाई थी, सिटी लाइट्स बनाई थी, और एक मतलब मुझे ह्यूमन कंडीशन और जो एक सोशल इनइक्वालिटी की बात जो है वो उस डायलॉग को और आगे बढ़ाना था। तो वो इस फिल्म के ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ समलैंगिक संबंध या होमोसेक्सुअलिटी पर नहीं है, ये इट इज़ ऑल्सो अबाउट ओल्ड एज कि एक उम्र के बाद इंसान को फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा एक अपने जो अकेलापन जो होता है वो उसे कैसे खा जाता है, और उसमें कंपेनियनशिप की जो ज़रूरत है, और जो हमारे देश में जो डिकेडेंट लॉज है सेक्शन 377 जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा है, हियरिंग पिटिशंस सुने जा रहे हैं, तो उस लॉ की वजह से एक इंसान का हक, कंपेनियनशिप का हक उससे छीना गया है, उसको क्रिमिनल बना दिया है। और कैसे समाज ने भी इन चीज़ों की वजह से समाज ने भी इन लोगों को क्रिमिनल बना दिया है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया है। तो ये इस कहानी में मतलब एक बहुत पावर था। और बाकी तो मतलब मनोज बाजपेयी ने उस पावर को एक अलग ही डिग्निटी दे दी है, क्योंकि इट जस्ट डजंट मिल्क ऑन द स्कैंडल कि ये कहानी ऐसी थी, आ रही है ना, कि ये ऐसी बहुत सेंसेशनल कहानी है। ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को परखती है कि ये सिरास ऐसा था या ऐसा नहीं था। इट डजंट, एवरीबडी इज़ इन अ ग्रे एरिया। ये उसको पॉइजन किया गया या नहीं किया गया, उसका जो कंपेनियन था उसने दरवाजे की कुंडी खुली रखी थी या नहीं रखी थी, ये उनको फ़ोन गया था या, तो इट काइंड ऑफ ड्वेल्व्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ह्यूमन नेचर, कि हम सब अच्छे हैं और हम सब बुरे भी हैं। तो इस तरह के स्क्रीन प्ले जब लिखे जाते हैं तो वो एक बहुत अपने आप में एक अलग प्रोसेस वो होगा। फिल्म मेकिंग, मतलब वही अभी किसी से बात कर रहा था कि फिल्म मेकिंग अपने आप में एक लिविंग, जो फिल्म बनाने का प्रोसेस है, फिल्म अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट ब्रीथ्स एवरी डे, एंड while you are making the film you actually discover your film, and it is through screenings like this where you discover it even further. तो जब बनाते हैं हम, हमारी कोशिश एक ही रहती है कि सीन अच्छे से शूट हो जाए, एक्टर जो है उसका परफॉर्मेंस सही से दे, डायलॉग्स जो है बिगिनिंग मिडिल एंड सीन का करेक्ट हो। तो आप, लेकिन उस वक्त करते करते आप डिस्कवर करते हो, मनोज की आंखों में बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कवर करते हो। तो जैसे इसमें सिनेमेटोग्राफर ने, पहला दिन था शूटिंग का, जब ये हमने गाना जो है आपकी नज़रों ने समझा, लता मंगेशकर का, तो वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में लिखा नहीं गया था। स्क्रिप्ट में कहीं पर एक लिखा था कि सिरस आईने में देखकर तैयार हो रहा है, तो ये जो पार्टी एंड में थी जिसमें मराठी गाना गाया है सिरस ने, तो वो पार्टी से पहले तैयार हो रहा था और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, तो शूट वो करना था। तो मनोज ने कहा कि अच्छा मैं उससे पहले ना विस्की पीता हूँ, और फिर हमने सोचा अच्छा गाना कौन सा लगाए, तो मैंने तभी के तभी, ये मेरा बहुत ही प्रिय गाना है आपकी नज़रों ने समझा, मुझे लगता है लता मंगेशकर की इतने लाखों गानों में ये सबसे बेहतरीन, बहुत ही हार्टफेल्ट गाना है। तो उस गाने को शूट करते करते कैमरामैन ने मुझे कहा, हमने तो
हमने मिरर में एक शॉट लगाया था, बहुत ही आर्टिस्टिक सा, हमें लगा कि एक सिनेमैटिक मोमेंट बनेगा, लेकिन करते करते कैमरामैन ने कहा कि सर क्लोजअप लेना पड़ेगा, ये तो कुछ मैजिक हो रहा है और हम मतलब आईने में देख रहे हैं। तो हमने जैसे लगाया और कैमरामैन ने 3 घंटे लिए उसके बाद लाइटिंग करने में। मैं बोला किस चीज़ को लाइट कर रहे हो भाई, क्लोजअप ही लेना है। बोला सर उनकी आंखों को। और मनोज उसने थ्रू आउट द फिल्म, तो मुझे सुदीप चैटर्जी करके सिनेमाटोग्राफर है जो जिन्होंने पद्मावत, बाजीराव मस्तानी बड़ी बड़ी फिल्में की है, तो उसने जब फिल्म देखी उसने आके बाहर मुझे एक ही चीज़ कहा कि यार क्या मतलब आई को लाइट किया है, कि आईज़ को जो उसने ध्यान दिया है। मनोज की आंखों, आप अगर मनोज बाजपेयी की सारी फिल्में देखो तो मनोज की आंखें दिखती नहीं है उनकी सारी फिल्मों में, क्योंकि बहुत डीप सेट है उनकी आईज़, तो आंखें दिखती नहीं है। तो अब ये हमने शूटिंग में डिस्कवर किया कि मनोज की आंखों में एक्चुअली आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है और उस पर मतलब खास ध्यान दिया गया। तो वो जो डिस्कवरी है वो मतलब स्क्रिप्ट में नहीं आ सकती है। स्क्रिप्ट में बहुत सारे नुएंसेस थे, क्योंकि इसके राइटर और एडिटर अपूर्वा खुद उसके अपने एक्सपीरियंसेस है एज समबडी हु वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर बीइंग गे। एंड इस फिल्म के दौरान, इसकी रिलीज़ के दौरान अपूर्वा ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली बात करना पहली बार शुरू किया था। तो वो उसका भी अपना एक कैथारसिस था इस स्क्रिप्ट के ज़रिए, इस फिल्म के ज़रिए। तो इसके जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है सत्यराय नागपाल, वो भी ट्रांसजेंडर है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो जो एक कलेक्शन ऑफ लोग थे, मतलब, और वो That sensibility. हाँ वो सारे लोगों की अपनी एक सेंसिटिविटी थी, एक पर्सनल इसमें जर्नी थी सबकी, कि मैं ऑब्जर्वर था लेकिन उसमें अपूर्वा की एक पर्सनल जर्नी थी, सत्या की एक पर्सनल जर्नी थी और मनोज की अपनी एक पर्सनल डिस्कवरी थी। कहीं ना कहीं मतलब वो उसने उस ओल्ड एज को अपना बना लिया था, कि वो उसने अपने कंधों को झुका दिया। मनोज थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टर है, तो वो सबसे पहले ना फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता है हर रोल के लिए। तो मनोज ने वो जब से उसने रोल उसको मिला था तब से थोड़ा सा ऐसे झुक के चलने लगा था, हल्का सा। तो वो अभी भी उसको उसको स्पॉन्डिलोसिस हो गया उसकी वजह से, तो अभी भी उसको तकलीफ है, बेल्ट पहन के घूमता है वो। तो मैंने कहा कि भाई अलीगढ़ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ट्रू। नहीं, इवन द इंट्रिकेट वो जो गाना चलता है, वो हाथ के जेस्चर्स और फिर पैरों का क्लोजअप आता है, तो ऐसे लगता है कि आप एक मेडिटेटिव ट्रांस में चले गए। द वेरी फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म, जब आप आपको पता है ये फिल्म ओरिजिनली जो लिखी गई थी वो मर्डर मिस्ट्री थी। हाँ, ये जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी हमने सोचा था कि थ्रिलर बनेगा, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, कि एक जर्नलिस्ट एक प्रोफेसर की मौत को इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। तो वो एक बार बनाऊंगा मैं, उस फिल्म को भी बनाऊंगा मैं। लेकिन वो करते करते मतलब मुझे लगा कि ये मतलब एक मौका मैं खो रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेटिव फिल्म बना के एक जर्नी को डिस्कवर करने का, एक कैरेक्टर को डिस्कवर करने का, उसकी इनर वर्ल्ड को डिस्कवर करने का। अगर आप शायद 15 साल पहले ये फिल्म बनाते, तो वो बनाते क्योंकि आपकी एक सेकेंड इनिंग शुरू हो गई शाहिद के बाद। देयर वाज अ रीबर्थ ऑलमोस्ट, हंसल जी, कि आपकी कहानी खाना खजाना से टेलीविजन शोज, म्यूजिक वीडियोस यहाँ से शुरू होकर 15 साल पहले ही शायद सेक्स कॉमेडी बन जाती। तो टेल अस अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग इन ऑब्लिवियन एंड देन बाउंसिंग बैक। ऑब्लिवियन से पुराना नाता है मेरा। वो हर बार ना, और मैं मतलब उस ऑब्लिवियन को ही मैं बहुत आई एम थैंकफुल टू दैट स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, कि बार बार ना एक फिल्म बनाने के बाद आप एक शेल में चले जाते हो। तो दिल पे मत ले यार जो मैंने फिल्म बनाई थी उस वक्त किसी ने समझी नहीं फिल्म, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि कोई मेरी फिल्म को समझा नहीं, तो शायद इस तरह की फिल्म मुझे बनानी ही नहीं चाहिए। और मुझे भी लगने लगा कि फिल्म मैंने बहुत बुरी बनाई। तो उसके बाद मैंने जो फिल्में बनाई ये सोच के कि बाज़ार को ये फिल्में चाहिए, वो फिल्म बनाने में मैं शायद कमर्शियली थोड़ा मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ, लेकिन क्रिएटिवली पूरी तरह से फेल हो गया था। तो वो जो फेलियर था उसी ने मुझे एक नया उसने मेरे अंदर एक नई जान भर दी और एक साहस भर दिया कि भाई अगर मैं इस फेलियर को लगातार 8-9 साल तक अगर झेल सकता हूँ तो मैं
अच्छा काम करके उस अच्छे काम को, जो काम मेरे मन का है वो करके अगर फेल होता हूँ तो कम से कम मुझे इस बात का तो सुख मिलेगा कि मैंने जो करना चाहा वो किया। तो मैंने फिल्म बनाई थी वुडस्टॉक विला, 2008 में रिलीज़ हुई थी। तो जिस दिन वो फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन मैं बम्बई छोड़कर चला गया। मैं गांव में रहने चला गया 3 साल के लिए। और मैंने कहा कि ये बनाने से बेहतर है कि मैं गांव में रहूं और कि कुछ करके 10-12 हज़ार का जुगाड़ हो जाए महीने का? महीने का। और उसमें मतलब मैंने बाहर गार्डन में ही कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना शुरू किया था, उसी उसी को पका के दाल रोटी खा के मतलब मैं खुश था बहुत। लेकिन उसी से उपज हुई शाहिद की, और शाहिद बनी, और शाहिद के बाद सिटी लाइट्स, और ये अलीगढ़। मतलब ये जो नई इनिंग्स है, तो उसमें भी अभी मतलब दोबारा मतलब मैं अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा हूँ। मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि मैं अब क्या चाहता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। और वो एक अपने अंदर एक जो रेस्टलेसनेस है कि आप सोचते हो कि ऑब्लिवियन में चले गए और मैं बहुत मेडिटेटिव स्टेट में था, नहीं, मैं अंदर से बहुत रेस्टलेस था। मैं खुद को पूछ रहा था रोज़ कि मैं क्या चाहता हूँ, और जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। जवाब आपको एक दिन अचानक मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रेस्टलेस होना पड़ता है। उस अकेलेपन को आपको मतलब पूरी तरह से जीना पड़ता है। वो क्या था? वो एक चीज़ ऐसी कुछ थी जो याद है कि वो बस वो शाहिद की कहानी मैंने कहानी? न्यूज़पेपर में पढ़ी। मैं वहीं था, मल्लवली करके गांव था, वहाँ पर बैठा था। न्यूज़पेपर में वो आया कि लॉयर 32 शाहिद आज़मी किल्ड इन हिज ऑफिस, इतना आया था। तो मैंने आर्टिकल पढ़ा थोड़ा सा, मैंने बोला ये तो बहुत ही मतलब अच्छी कहानी है। मैंने कहा इसको बनाना चाहिए, और वो बनते बनते बन गई फिल्म। और उससे मतलब मैंने अपने आप को डिस्कवर किया, अपने अंदर छुपा हुआ जो एक एक जो करेज होती है, जो एक साहस होती है, वो मैंने डिस्कवर की उस जर्नी में। और वो जर्नी अभी जारी है, वो जर्नी जारी है अभी। इसमें इसमें भी गिरूंगा, संभलूंगा, फिर उठूंगा। आपका मतलब आपका जो एक्टर्स के साथ प्रोसेस रहता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने सुना है आप बहुत लिबरेटिंग प्रोसेस होता है। आप एक्टर्स को बहुत खुला छोड़ते हो, यू रिलाई अ लॉट ऑन इम्प्रोवाइजेशन। तो वो किस तरह आपका शायद यू हैव अ वेरी स्पेशल इक्वेशन विद अ फ्यू सेट ऑफ एक्टर्स दैट यू हैव वर्कड एक एक तो यहीं बैठे पहली रो में। तो ये आपको मतलब बेहतर बता सकते हैं कि मैं एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि एक्टर जो एक सीन को दे सकता है वो मैं एक्टर को, एक डायरेक्टर का काम है, ये मेरा मानना है कि डायरेक्टर का काम है एक फिल्म को पूरी तरह से ब्लॉसम करने का, एक जो उभरने का मौका देने का काम एक डायरेक्टर का है। तो मैं वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें आप अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। मैं कभी एक्टर को ये नहीं कहता हूँ कि यहीं बैठे रहना और यहीं से मैं शॉट लूँगा और इधर से हिलना मत, अगर हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, ऐसा। तो वो वाला मेरा एटीट्यूड है ही नहीं कि एक्टर को कहता हूँ जहाँ जाना है जो करना है कर लो। और वो देखते देखते उसमें सिर्फ कहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दो, बस उतना कहता हूँ। और बाकी उनको एक फ्रीडम देता हूँ। तो वो एक जो फ्रीडम है उससे सीन एक नई जान ले लेती है। जो हमने कोर्ट रूम सीन्स किए थे इसमें शाहिद में, उसमें बहुत फ्रीली किए थे। मतलब सारे एक्टर्स, कुछ एक्टर्स ने फिल्म छोड़ दी थी, सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मेरा, आप कह रहे हो लंबा रोल है, 3 दिन है मेरे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो आधे दिन का काम भी नहीं है। बोला नहीं वो तो हो जाएगा ना। तो उन्होंने बोला हो कैसे जाएगा। तो वही है, वो हो जाता है, फिल्म बन जाती है, हम बनाते नहीं हैं। और शायद वो भी आपको बनाती है हाँ, और फिल्म्स वही भी। मैं फिल्म्स को मैं अभी पीछे स्क्रीन के पीछे खड़ा था, अपनी फिल्म को सुन रहा था। तो उसमें मैं दोबारा डिस्कवर कर रहा था फिल्म को। और मतलब लिटरली वो जो म्यूज़िक पीस बजा था एंड में, मनोज जब उठ के कहता है कि कौन है, तो उस म्यूज़िक की बाद मतलब मैं थोड़ा सा चोक हो गया था। तो वो प्रोसेस मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये जब शाहिद से वापस शुरुआत हुई, इट वाज एक्चुअली लाइक अ न्यू बिगिनिंग। वो बहुत ड्रामेटिक था, यू नो, मेकिंग अ फिल्म आउट ऑफ अ मिनिस्क्यूल बजट। और वो किस तरह से हुआ? वो वही है फिल्म मेकिंग। एक फिल्म मेकर डेस्परेट आदमी होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि डेस्परेशन
मेक्स फिल्म्स। आप कंफर्टेबल रहते हो तो बुरी फिल्म बनाते हो। तो ये उसमें बिल्कुल पैसे नहीं थे। मुझे कहा था कि भी अगर आपको राजकुमार राव के साथ फिल्म बनानी है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो बोला ठीक है, कितने मिलेंगे? बोला कि यार मिल जाएंगे आपको 1 करोड़ 1 रुपए के आसपास। वो फिल्म इवेंचुअली हमने 75-80 लाख में बनाई थी, और जब कंप्लीट की तो 35 लाख में बनी थी। वो तो डिज्नी ने आके फिल्म को पसंद किया, ख़रीदा, तब हमने कुछ थोड़े थोड़े पैसे लोगों को दिए, क्योंकि लोगों ने मुफ्त में काम किया था। तो फिल्म बन जाती है वो और पैसों से फिल्म नहीं बनी है। आज तक कोई भी फिल्म पैसों से नहीं बनी है। जिन फिल्मों में मुझे बहुत पैसा मिला है उन फिल्मों में मेरा काम उतना ही ख़राब रहा है। कि मैं सोचता हूँ कि वो जो पेन होता है, शाहिद में रोज़ सवेरे उठ के लगता था कि आज शूटिंग हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो एटीएम कार्ड मेरा प्रोडक्शन वाले के पास होता था, तो वो 2-3 दिन बाद बोला कि सर ये एटीएम कार्ड तो दिया है, इसमें पैसे नहीं है वो अकाउंट में। तो लेकिन वो मैं बोलता था यार थोड़े बहुत तुम निकाल लो अपने अकाउंट से, सबको चाय मिल जाए। और सबको कहा था कि भाई चाय के अलावा अगर भूख लग जाए और खाना ना हो तो खा लेना कहीं जाके, क्योंकि शायद पैसे ना हो लेकिन हम शूटिंग कर लेंगे। मतलब बहुत ये बड़ी बात है, स्पेशली जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं और फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं, उनको लगता है कि फिल्में पैसों से बनती है, या फिर यार ये तो बजट होगा यार, वो तो इस तरह का माहौल कैसे क्रिएट हो सकता है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हंसल जी, बिकॉज ही हैज़ हैड द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ बिग बजट फिल्म ऑल्सो विद सिमरन। तो जब जहाँ पर पैशन होता है, जहाँ पर आप ये मुझे बनाना ही है, अगर मैं नहीं बना सका तो शायद मैं कल तक ज़िंदा नहीं रह सकता, तभी वो फिल्म बन जाती है, वो अपने रिसोर्सेज ढूंढ लेती है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम थोड़ा इसको एक्सपांड करें कॉन्वर्सेशन को। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उसके साथ जुड़ के हम बात आगे जारी रखते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी अनुराग सर ने नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ बनाई है सेक्रेड गेम्स, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें क्रिएटिव लिबर्टी मिली थी नेटफ्लिक्स के मीडियम से आगे बढ़ने से। तो सर आपका भी एक्सपीरियंस है नेताजी के ऊपर वेब सीरीज़ बनाने का, तो वेब सीरीज़ बनाना फिल्म मेकिंग से कैसे डिफरेंट है? फ़र्क इतना नहीं है। फ़र्क एक ही है कि जैसे एक माइंडसेट होता है कि हम फिल्म बनाते हैं बड़ी स्क्रीन के लिए, और एक धारणा होती है। मतलब हर आदमी ना कहता है अरे वो तो सलमान खान की, मतलब हर आम आदमी भी कहता है मसाला पिक्चर नहीं, वो 300 करोड़ कमा गई, 200 करोड़ कमा गई। मतलब फिल्मों की तुलना ना करोड़ों से हो गई है। तो नेटफ्लिक्स पे फ़िलहाल वो वैसा प्रेशर है नहीं। आप फिल्म बनाते हो और वो फिल्म का एक वो जो प्रेशर होता है कि वीकेंड कैसा गया, वो प्रेशर ना होते हुए फिल्म बनाना अपने आप में बहुत ही एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। तो वो लिबर्टी जो मिलती है ना, उसमें है अपने अपने उस मीडियम के अपने बंधन है। आपको मतलब एक लॉन्ग फॉर्म जो होता है स्टोरी टेलिंग का मज़ा बहुत आता है, लेकिन उस लॉन्ग फॉर्म को अभी तक हमने अच्छे से सीखा नहीं है। क्या है, इंटरनेशनली HBO बहुत सालों से है, और वो उस लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत ही कमाल के शोज़ बनाते आया है। तो वो द वायर और सब 91-92 से BBC अच्छे शोज़ बनाते हुए आया है। तो वो वहाँ से ट्रांजिशन डिजिटल पर हो गया, जबकि हमने स्टार टीवी और ZTV के बाद सडनली हम नेटफ्लिक्स में कूदे। तो हमने उसका अनुभव नहीं लिया था कि हम ये लॉन्ग फॉर्म किस तरह से, किसी ने लॉन्ग फॉर्म किया नहीं था। तो हम सब उस लॉन्ग फॉर्म से सीखे हैं। अनुराग से जब मेरी बात भी हुई थी सेक्रेड गेम्स को लेकर, तो मैंने कुछ चीज़ें उसको बताई थी कि मुझे ये लगा। उसने बोला हम भी सीख रहे हैं। और यही बोस जब हमने बनाई, जब देखा बोस को, हमने रियलाइज़ किया कि हम इसमें बहुत कुछ हमें सीखना है। कि इस फॉर्म के लिए राइटिंग, खासकर कि राइटिंग एक अलग स्किल है इस फॉर्म के लिए। कि जैसे एक शॉर्ट क्या है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग बहुत कम हो गया है। आप पेपर्स में भी देखेंगे छोटे छोटे पीसेस आते हैं। इंटरनेट की वजह से आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो इन मीडियम्स ने मतलब दोबारा उस कहानी को आराम से कहने का, और अनुराग तो माहिर है लंबी लंबी फिल्में बनाने के लिए, तो उसके लिए तो ये फॉर्मेट बहुत ही लिबरेटिंग है। वो 6-7-8 घंटे की फिल्म बना सकता है और कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और सर आप स्ट्रीमिंग का फ्यूचर कैसा देखते हैं? नहीं, स्ट्रीमिंग डेफिनेटली फ्यूचर है। हम मतलब उस माध्यम के लिए फिल्म्स बनाते जाएंगे वो, क्योंकि अब फिल्म्स भी बन रही है उसके लिए। और ये
अभी कुछ सालों तक तो यही चलेगा, क्योंकि बहुत चैलेंज करेगा इस मीडियम को, सिनेमा बिग स्क्रीन को वो चैलेंज करेगा। ख़त्म नहीं होने वाला है बिग स्क्रीन आप फिर भी जाओगे, आप थिएटर जाओगे, फिल्म्स देखोगे, कंपटीशन मिलेगा। हाँ, लेकिन चैलेंज होगा। थैंक यू सर। वो भी मेरा सवाल था, हाउ मच डिड यू एंजॉय इट? मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो नहीं यार, फिल्मों का जो एक टेम्पोरल एक एंटिटी होती है कि फिल्म शुरू होती है, फिल्म खत्म होती है, आप बाहर आ जाते हो, तो यू नो देयर इज एन इट्स अ एडजस्टमेंट प्रोसेस। शुरू में आपको लगता है कि मतलब स्पेशली शूटिंग करना उसका थोड़ा सा आपको टीडियस लगने लगता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आप 80, 90, 100 दिन एक ही कहानी को उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ शूट करते हो, तो बड़ा इंटेंस हो जाता है मामला। इसीलिए आप नेटफ्लिक्स के जितने सीरीज़ देखोगे उसमें एक डायरेक्टर होता नहीं है, उसमें हर एपिसोड में नया डायरेक्टर होता है, एक शो रनर होता है, तो एक उसमें भी एक अलग एक हायरार्की बन रही है, एक उसको बनाने का एक तरीका बन रहा है, क्योंकि एक आदमी अगर उसको डायरेक्ट करने बैठा, सारे बनाने का एक तरीका, दूसरे तीसरे एपिसोड में आपको लगेगा, या तो कुछ सीन्स आपको लगेंगे कि हाँ ये कुछ थकान उन सीन्स में आपको लगेगी। सही। बाहर तो स्क्रीन राइटिंग में भी ये अभी एक नई फैकल्टी खुल गई है, राइटिंग फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिक्चर में ये ओल्ड एज एंड होमोसेक्सुअलिटी, ये दोनों जो हैं ये कंफ्यूज करने वाले हैं। मतलब आर यू फोकसिंग एट द ओल्ड एज और ऑन द होमोसेक्सुअलिटी? I am focusing on the human being. I am focusing on the human being and his. You see, the point is his sexuality is nobody's business. Yes. और मैं इस बात को कि भाई वो आदमी अपनी ज़िंदगी को अपने कमरे में जिस तरह से भी बिताना चाहे, उस पर समाज को जजमेंट पास करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो अधिकार जो है कहीं ना कहीं ऐसे आउटडेटेड लॉज ने समाज को एम्पावर किया है कि हम जजमेंट पास करें कि देखिए ये तो मतलब होमोसेक्सुअल है, उसको मतलब हमने गाली बना दिया है। तो ओल्ड एज मतलब एक, जब ये फिल्म आई थी तब गे मैरिजेस लीगलाइज हुए थे। जब हम ये फिल्म बना रहे थे ना, तो यूएसए में गे मैरिजेस लीगलाइज हुए थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट था जज का। ही सेड नोबडी शुड बी कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस बिकॉज ऑफ हिज और हर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। एंड वो बात मेरे अंदर बस गई थी कि नोबडी डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड टू दिस काइंड ऑफ अ लाइफ। एंड वही बात इस कहानी के ज़रिए बहुत एक शांतिपूर्वक तरीके से कहने की कोशिश की। इसको मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के भी कह सकता था। It has been very well established, I should say. थैंक यू सर। हेलो सर, दिस इज़ धनंजय शर्मा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने मतलब करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी चूज़ करे हैं, जैसे कि उमरता रिसेंटली, एंड देन अलीगढ़ होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। सो आपको कभी फिल्म बनाते टाइम आइडिया रहता है कि बाद में CBFC से थोड़ा सा शायद से हो सकता है कुछ मुश्किल हो, फिल्म थोड़ी आगे खिसक सकती है, या फिर उधर से कुछ ओपिनियंस आए तो आप उस समय कुछ आइडिया लेके चलते कि हम लोग ऐसे स्टेप्स लेंगे, बिकॉज यहाँ पे CBFC बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में? नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता है, हमें पता होता है जैसे, लेकिन वो CBFC के बारे में सोचकर आप फिल्म नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो वही बात हुई जैसे हमारे यहाँ जो आर्केइक लॉज है, ये सेक्शन 377 हमारा सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 का, कि इनकी वजह से हम हमारा जो एक्सप्रेशन है वो मतलब कहीं ना कहीं थ्रॉटल हो रहा है, हम अपनी बात खुल के नहीं कह पाते। तो ओमेरटा में उन्होंने 2 सीन्स को कटवाया, यहाँ भी उन्होंने अजीब सी चीज़ पर उन्होंने आपत्ति, तो वो कोर्ट में सो जाता है मनोज बाजपेयी, जिसकी वजह से मुझे ट्रिब्यूनल तक जाना पड़ा। वो सो जाता है, उन्होंने कहा वो काट दो, आप जो है कोर्ट का आप निरादर कर रहे हो, आप मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कोर्ट को। मैं बोला भाई कैरेक्टर सो रहा है, मैं थोड़ी सो रहा हूँ, उसको नींद आ रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप कैरेक्टर के बारे में कुछ बता रहे हो कि वो वहाँ बैठ के मतलब उसको लग रहा है कि मैं यहाँ क्या, उसको तो कोर्ट की लड़ाई करनी नहीं थी। वो उससे पहले की सीन में कहता है कि मुझे एक्टिविज़म में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बेचारा मतलब उसमें ढकेला जाता है। देखिए हर आदमी जो होमोसेक्सुअल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेटिशन लेके कोर्ट में बैठे लड़ने के लिए कि देखो मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मुझे मेरे हक चाहिए। वो तो अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहता है। तो लेकिन ये कई बार CBFC में समझते नहीं है, सब्जेक्टिव होता है।
लेकिन अभी उसके बारे में सोचेंगे तो फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो और ईरानियन सिनेमा, ईरान में मतलब इससे कई ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, फिर भी ईरान में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्में बनती है। तो उससे हम मतलब एक इंस्पिरेशन भी लेते हैं कि अगर वो लोग इतनी खूबसूरत फिल्म बना सकते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को और बेहतर बना सकते हैं CBFC के बावजूद। थैंक यू सर। प्रणाम महोदय, मेरा नाम प्रखरादित्य है। मैंने सर बॉस डेड और अलावा आपकी वेब सीरीज़ देखी थी जो कि मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हम जैसे देखते हैं कि आपने ये जो मूवी अलीगढ़ बनाई है, इस तरह की सीरियस मूवी कम आती हैं, जबकि इसके ऑडियंस हैं आज भी। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आजकल जो आप ऐसी मूवी आपने बनाई सीरियस टॉपिक पे, तो क्या एक्टर्स इसके लिए इस ऐसे टॉपिक पे या ऐसी सीरियस मूवी पे तैयार हो जाते हैं? जबकि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादा तड़क भड़क वाली मूवी पे ज़्यादा पैसे लगते हैं और लोग वैसा ही मुनाफा कमाते हैं, जबकि ऐसी मूवी में मुनाफा आपने जैसा कि बताया कि कम होता है। वही मुनाफा का जो मुनाफे की जो धारणा है ना, वो गलत है भाई। हमने ये सोशल मीडिया और सबके थ्रू ना कि संजू क्रॉसेस 335 करोड़, तो हमारे लिए वो मुनाफा है, हमें इमीडिएटली दिखने लगता है। मतलब हर तरह की फिल्म में हर फिल्म का एक अलग बिजनेस मॉडल होता है। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी, आज भी ये फिल्म आप देख रहे हो, अभी भी उसका एक ऑडियंस है जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो देख रहे हैं। ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर है, इरोस नाउ पर है, Z5 पर है, अभी सोनी ने एक्वायर की है तो सोनी पर आएगी। तो ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना फिल्म्स। सर इनको सदाबहार मूवीज़ कह सकते हैं? सदाबहार तो मतलब वो आप बनाते हो और आपको बनाना चाहिए। अगर हम ऐसी और फिल्म्स हमें बनानी होगी तो मतलब उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी ज़रूर, धन्यवाद सर। मतलब उनका मतलब ये था कि हर एक का इकोनॉमिक मॉडल होता है। अगर आपके जेब में 100 रुपये हो तो आपको पता है वो 100 रुपये कैसे खर्चा करना है, और अगर मैं ये 100 रुपये में बनाऊंगा तो इसका ध्यान रखूंगा कि उससे 200 रुपये आए। अगर मैं वो 10,000 रुपये में बनाऊंगा तो फिर मुझे 20,000 रुपये कमाने की ज़रूरत होती है। सो हर एक बजट की अपनी कॉस्ट होती है, और जब फिल्म मेकर अपना विषय चूज़ करता है तो उसे पता होता है कि ये विषय अगर मुझे पहुंचाना है तो उसे इस कॉस्ट में बनाना पड़ेगा। अलीगढ़ संजू के कॉस्ट पे नहीं बन सकती, लेकिन अलीगढ़ अपने कॉस्ट पे बनकर वो ज़रूर प्रॉफिटेबल हो सकती है। सर फिल्मों के समाज पर जो इम्पैक्ट की बात अक्सर हम सोचते हैं, जैसे संजू फिल्म आई, मैं थोड़ा सा उस पर जा रहा हूँ कि उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, फिल्म ने बहुत बिजनेस किया, मगर उसका क्रिटिसिज्म हुआ कि हम कुछ नेगेटिव चीज़ों को ग्लैमराइज कर रहे हैं, या आपकी फिल्म में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बोल्ड सब्जेक्ट हैं। तो मेरा कहना ये है कि फिल्में समाज को कितना इम्पैक्ट डालती हैं। क्या आप एक फिल्म मेकर हैं और अच्छे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो जैसे संजू के बारे में है कि कुछ उसके एस्पेक्ट अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये आप ग्लैमराइज कर रहे हो कुछ चीज़ों को, तो वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो मेरा कहना है कि कितना इम्पैक्ट डालती हैं फिल्में। नहीं, फिल्मों का इम्पैक्ट ये होता है कि फिल्मों के ज़रिए कॉन्वर्जेसन खुलता है, आप बातें करने लगते हो, डिबेट करते हो। अगर आपको संजू में या अलीगढ़ में कोई भी खामी नज़र आती है उसके मैसेजिंग में, तो उसके बारे में आप बात करोगे और उस बात से डिबेट खुलेगा। अब अलीगढ़ में बैन कर दिया था, वहाँ के जो मेयर जो है उन्होंने बैन कर दिया था, ये कह के कि अगर अलीगढ़ में ये फिल्म रिलीज़ हुई तो अलीगढ़ को जोड़ा जाएगा होमोसेक्सुअलिटी के साथ, ना कि एजुकेशन के साथ। वो कुछ था, उनका विचारधारा थी, लेकिन उसकी वजह से देश भर में डिबेट छिड़ गया, लोगों ने बात करना शुरू किया कि ये क्या एटीट्यूड हुआ। तो वो जो डिबेट छिड़ता है एक फिल्म के ज़रिए, वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को वो फिल्म वही बात कहे और वही इम्पैक्ट आप पर हो, क्योंकि हम भी इंटेंशनली वो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं फिल्म में। हम फिल्म को ओपन रखते हैं कि आप सोचिए। आपको सोचने पर अगर फिल्म मजबूर करती है, अगर आप घर जाकर अपने माँ बाप के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में एक अलग नज़रिए से कम सोचने लगते हो, तो उससे फिल्म ने अपना काम कर दिया। उसके बाद
मतलब हम सोचते हैं कि ये जो क्रांति है वो मतलब लोगों से आएगी, आपकी सोच से। सोच जब खुलेगी तब क्रांति आएगी। Good afternoon, sir. Sir, I have read in one of your interviews that where you have quoted that you have spent 25 years in the film industry, but still you consider yourself as an outsider. Does that mean that it's still very difficult to make realistic movies in the industry or Bollywood? No, see, it is always difficult for everyone. भाई more than me, मेरे से तो एक्सपेक्टेशन कम है, मेरे बेटे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो वो मतलब उस पर जो बोझ है मेरे बेटे पर, उसका मुझे मतलब दुख होता है कई बार कि वो तो बेचारा इसी माहौल में पैदा हुआ है, और वो जब फिल्म बनाएगा उसकी फिल्म की तुलना मेरी फिल्मों से होगी, और वो मतलब बोझ बहुत बड़ा है। और वो आउटसाइडर मैंने कहा है विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उस एक सिस्टम का हिस्सा होते हुए नहीं हूँ, कि 25 साल में जो मैं अपनी एक दूसरी ज़िंदगी जो है जिसमें खाना पकाता हूँ और पढ़ता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करता हूँ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता हूँ, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे करने का मौका मिलता है, और जिससे मेरे सिनेमा को बहुत कुछ मिलता है। शायद उसी से ये ऑब्जेक्टिविटी मिलती है आपको, समाज को देखने की, आपके सब्जेक्ट्स चूज करने की, बिकॉज यू आर नॉट इंडल्जिंग इन व्हाट यू आर एन आउटसाइडर, यू आर लुकिंग एट द प्रोसेस। मैं बाहर से देखता हूँ, और मैं फिल्म इंडस्ट्री को भी बाहर से कई बार देखता हूँ, और मतलब हमेशा लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री पर फिल्म नहीं चलती है, लेकिन मुझे बनानी है, या तो किताब लिखूँगा, वो उसके लिए पेशेंस और स्किल चाहिए जो नहीं है मेरे पास, वो शायद आ जाएगा मरने से पहले। एक सैद्धांतिक सवाल है कि एन इनइफेक्टिव एंड अनइन्फोर्सेबल लॉ इज़ नॉट ए लॉ, व्हाई दिस इज 377 इज रनिंग, हाँ, व्हाई वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग फॉर दिस? नहीं, वही तो बात है, ऑब्जेक्शन है। 377 अभी पेटिशन हैज़ बीन एडमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। देयर आर 35 petitions being heard currently in Supreme Court, and इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेशन इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट ऑफ द कोर्ट्स। लेकिन क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर हमेशा फेल हुआ है, आवर लेजिस्लेचर हैज़ नेवर टेकन अ स्टैंड। पार्लियामेंट का काम था, कोर्ट ने जब 2010 में सेक्शन 377 को दोबारा लागू किया, जब 2013 में उन्होंने दोबारा लागू किया, तो उन्होंने ये कहते हुए लागू किया था कि हम इसको क्रिमिनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिसीजन पार्लियामेंट को लेना है। 5 साल हो गए, पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए अभी दोबारा कोर्ट्स ईयर करी बोल रहे हैं हमें ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक प्रॉब्लम है कि शायद देश को चलाना और एक जस्ट तरीके से चलाने के लिए हमारे कोर्ट्स ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। पार्लियामेंट में सिर्फ गले मिल रहे हैं हम। लेकिन सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सर, हेलो जी सर, जिस कानून से हमने ये कानून लिया है उन्होंने इसको रिपील कर दिया है और हम इसको कैरी कर रहे हैं। नहीं, और ये कमाल की बात है, हिस्टोरिकली ये विक्टोरियन लॉ था, और ये लॉ इसलिए था क्योंकि उस वक्त ना लोग सिफिलिस वगैरह से, जो 18th सेंचुरी में सिफिलिस और गोनोरिया वगैरह बहुत ही वो वेनरल डिजीज़ जो बोलते थे वो बहुत ही फेटल थी, लोग मतलब उन डिजीज़ की वजह से मर जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि अननेचुरल एक्ट्स को रोकना चाहिए। लेकिन एज सोसाइटी प्रोग्रेस्ड ये लॉ को रिपील किया गया, लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शायद इस लॉ को ध्यान ही नहीं दिया, और वो हमेशा से अच्छा ये लॉ इतना एनफोर्स भी नहीं किया जाता है, ये सिंबॉलिक है, ये लॉ इतना एनफोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन उसके ज़रिए आप लोगों को परेशान कर सकते हो। एक मौका मिलता है कि अगर मैं किसी को परेशान करना चाहूँ तो इस लॉ को मैं एक बहाना बना सकता हूँ, लेकिन इतना एनफोर्स नहीं किया जाता। ये सिंबॉलिक हो गया है कि अगर हमारी डेमोक्रेसी वाकई है तो ये एक फंडामेंटल राइट हमने लोगों से क्यों छीना है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में बात वापस चल रही है तो प्रोफेसर सिरस का केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कोर्ट में। इनफैक्ट जो सेम लॉयर है आनंद ग्रोवर, वो उसी केस को लड़ रहा है, ही इज़ आर्ग्यूइंग द सेम केस, और कई बार सिरस का केस कोर्ट होता है।
तो जो हम कह रहे थे कि क्या सिनेमा का समाज के ऊपर प्रभाव होता है, तो हो रहा है, वी आर वॉचिंग इट। सर आर्टिकल 377 जैसे इशू को उठा के इस फिल्म के माध्यम से मुझे लगता है समाज का पर एक बड़ा एक मैसेज, सोशल मैसेज आपने दिया है। मैं कुछ जैसे किरण बेदी को मैक्सेसे अवार्ड मिला था तिहाड़ में, जब उन्होंने इस तरह के रिफॉर्म्स किए थे कंडोम्स को लेके, वो भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप था। आपका भी ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। मैं एक छोटे दूसरे इशू की ओर सोसाइटी को ले जाना चाह रहा हूँ, और फिल्मकार, आप जैसे फिल्मकार को, ड्यू टू सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में मेल फीमेल के बीच में एक बड़ा फासला हो रहा है। अब करीब 5 से 8 करोड़ लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो 20 से 60 साल की उम्र के दरमियान है, और वो बैचलर हैं, उनके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, और एक बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, फ़िज़िकल नीड्स होती हैं, और 377 और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत कॉमनली सोसाइटी में होती हैं, वो इस फिल्म के प्रोफेसर हों या कोई लेमैन हो या कोई हायर सोसाइटी का आदमी हो। मुझे लगता है कि ये जो करोड़ों की तादाद में जो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, इन लोगों के बारे में भी एड्रेस करने की आप जैसे फिल्मकार को बहुत ज़रूरत है। इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं पहले थोड़ा 1 मिनट लूँगा मैं। या सर, मैं अपना नाम नहीं लूँगा वरना कैटेगराइज कर दिया जाऊँगा फिर से, अलग अलग लोग बैठे हैं यहाँ पे। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी और इमोशनल डिसबैलेंस वगैरह की बात हो रही है, और आपने अभी बोला था कि किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी और का बिजनेस नहीं होना चाहिए, इट्स नो वन एल्सेस बिजनेस। लेकिन फिर भी ये क्यों बन जाता है हर किसी का बिजनेस? इफ़ वी टॉक अबाउट फिल्म्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग आर्ट एंड आई रिस्पेक्ट आर्ट द मोस्ट। पद्मावत को एक आर्ट की तरह से लेना चाहिए था, लेकिन उसका डिसरिस्पेक्ट किया गया काफ़ी, वो हर किसी और का बिजनेस बन गई। एंड जैसे कि CFBC वगैरह की बात हुई, सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि हम इस चीज़ को कैसे चेंज करें कि होमोसेक्सुअलिटी को एक ऐसे आपत्ति की तरह न ली जाए। जैसे पहले कोई कॉन्डम बोल देता था तो लोग वर लाइक व्हाट द फक डिड ही से, आई एम सो सॉरी। सो यू नो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम ओपनली बात नहीं करते। एग्जैक्टली कि अगर मेंस्ट्रुएशन, अभी बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म आई थी मेंस्ट्रुएशन पर, जिसमें लड़के को पीरियड्स होते हैं। एक छोटा लड़का है, उसको पहला मैंस वर्ल्ड, हाँ, तो उसको पीरियड होता है। तो वो जैसे लड़के को होता है, मतलब सब लेके जाते हैं उसको पान की दुकान पे, यार पैड्स ले लेते हैं उसके लिए। तो इतने ओपनली कि लड़कों के साथ अगर होता तो ओपनली बात करते, लड़कियों के साथ मतलब सब छुप के मतलब कान में विस्पर करते, इसलिए नाम विस्पर्स रख दिया है। तो वो है मतलब सामाजिक बदलाव, मतलब कल्चर के ज़रिए मतलब एक कॉन्वर्जेसन शुरू करना ज़रूरी है। तो एज आर्टिस्ट मतलब हम कोशिश करते रहते, और वो कोशिश तब सफल होगी जब आप हमारी फिल्मों को, जब रिलीज़ होती है ना, अब जाके देखें, आप फिल्मों को देखें, और उन फिल्मों को सफल करने में थोड़ा आपका भी हाथ हो। सिर्फ मतलब आप एंटरटेनमेंट, जो एक एंटरटेनमेंट का की जो एक धारणा है, वो लेकर आप थिएटर में जाके वो फिल्मों को अगर देखते हैं, तो ये फिल्मों को भी थोड़ा मौका दीजिए। थोड़ा सा अपना जो पैसा है, थोड़ा सा पैसा इन फिल्मों में भी लगाइए, तो उससे हम और काम कर पाएंगे, हम ऐसी और फिल्में बना पाएंगे। क्योंकि कई बार नहीं तो स्ट्रगल हो जाता है कि आप ये फिल्म बनाएं कैसे। और ये भी ध्यान रखिए कि दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, सब समस्याएं फिल्म मेकर्स नहीं सॉल्व करेंगे। बहुत बार आजकल ये होता है, सर इसके बारे में कुछ बनाइए, सर उसके बारे में, तो उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं किया। अरे ये फिल्म मेकर्स है, तो कुछ कहानियाँ जो उनके मन को भा कोशिश जाती हैं, रहती है। हाँ ज़रूर, और ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती भी है, बट अ फिल्म अलोन इज नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ कंप्लीट सोसाइटल चेंज। फिल्म और इशू को अलग करना ज़रूरी है। फिल्म एक फिल्म होती है, और एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, कोशिश जब हम फिल्म बनाते हैं, इशू को इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देते। उसमें जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एक फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। इस फिल्म की जो एक एस्थेटिक है, लाइटिंग, जो परफॉर्मेंसेस है, जो एडिटिंग है, बहुत सॉफ्ट जो एडिटिंग है उसकी फिल्म की, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब बहुत ही एक ऐसे लेवल पर है बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आपको हल्का सा सुनाई देता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो जो फाइनल नुआंसेस है इस फिल्म के, जो आपको भावुक करते हैं,
वो आपको मतलब एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है एज अ फिल्म। किसी ने बोला था क्या एक्टर्स इस तरह की फिल्मों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जब शाहिद की थी मैंने, तो शाहिद उस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। फिल्म का शूट रुका हुआ था, आपका लास्ट शूट का प्लान था। तो जब मुझे हंसर सर ने कहानी सुनाई तो मैंने उनको बोला कि मैं ये फिल्म करूँगा, ये फिल्म बननी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मुझे फाइनली एक चेक दिया गया था, वो चेक मैंने वापस कर दिया था ये कह के कि मैं अपने आप से झूठ बोलूँगा अगर मैंने पैसे लिए तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को खुशी होनी चाहिए सुन के। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द एक्टर साइड। मैं 5 फिल्में फ्री में कर चुका हूँ, ये शाहिद उसमें से एक है, और बाकी की 4 में से 1-2 में शायद मैं बताऊंगा नहीं कितने पैसे मिले, क्योंकि वो इतने कम थे। तो हम सभी लोग ये कोशिश करते हैं, तो ऐसा है, मतलब आप लोग मतलब खुश हो जाइए ये बात सुनकर। देयर आर एक्टर्स हु रियली वांट टू डू गुड फिल्म्स, सो लेट्स नॉट लूज होप। If the effort is for the audience to watch more good films, you know, ऐसी फिल्में इस तरह का माहौल ज़रूर बनाएंगी। लेकिन अगर ये चर्चा कंटिन्यू होगी आपके घरों में, आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजेस में, आपके दोस्तों में, तब जाके एक माहौल बनेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिंक्स, यू नो, जो आगे की श्रृंखला है वो हमें पूरी करनी है। सर, मेरा नाम मुदित है। सर, आप हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ऐसे साथी आपके संपर्क में आते हैं तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए? क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या बात करें इससे, अगर हमें पता भी चलती है ऐसी चीज़ें तो, या उसे कैसे समझाएं? नहीं, लेकिन आप उनको अलग क्यों मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं मानते हैं सर, लेकिन वही मतलब हमारे समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं दी अदर, कि हम सबको अलग, वो अधर बहुत बना दिया हमने सबको। दलित को अधर बना दिया हमने, एक कौम को अलग बना दिया कि वो उनका वैसा है कि वो जो है वैसा खाते हैं जी। तो हम इन चीज़ों को हम जब तक लोगों को अलग समझेंगे, कि ये बात को समझना ज़रूरी है कि हम सब अलग हैं जी, बिल्कुल। और वो अलग होना हमारी मतलब हमारा नेचर है, प्रकृति है वो जी। और वो किसी मज़हब या किसी सेक्सुअल प्रेफरेंस की वजह से हम अलग नहीं है जी। वो नेचर है, और उसको समझते हुए अगर हम एक दूसरे के साथ जिए, ये दुनिया बहुत ही खुशहाल जगह होगी। जी, शुक्रिया सर। एक सर छोटा सा किस्सा याद आया। एक बार सतीश शाह जी ने कहा था कि वो कोई किसी फिल्म में ही वॉज प्लेइंग अ क्रॉस ड्रेसर एंड ही वॉज शूटिंग इन न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में, आउटडोर ऐसा बड़ा शूट था, एंड ही वॉज वेयरिंग द ड्रैग, एक लड़की के कपड़े पहने थे उसने, और उन्हें टॉयलेट जाना था और बाहर शूट चल रहा है, तो कहाँ जाए, तो एक होटल था बाजू में। तो उनको यार बहुत शर्म आई, मैं सब भरे होटल में सबके बीच ऐसा इतना बड़ा चौड़ा आदमी अगर एक ड्रैग पहन के आएगा, सब देखेंगे मेरी तरफ, लोग हंसेंगे। तो उनको बहुत शर्म आ रही थी, वैनिटी वैन नहीं थी, लेकिन टॉयलेट तो ज़ोर से आई थी, तो क्या करे, तो फाइनल जाने दो, जो कुछ होता है होने दो। और वो अंदर चले गए उस रेस्टोरेंट में, बहुत ही बड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट था, और वो कह रहे थे कि किसी ने अपने प्लेट से ऊपर भी नहीं देखा। जो कोई वो आपस में बात चल रही थी, किसने एक आंख भी उधर नहीं देखा कि ये कौन है या उसने क्या पहना है, तो ये हमें ये चीज़ें नज़र भी आती है। नहीं, और मैं अभी मतलब बहुत सारे देशों में मेल और फीमेल जो लूज होते हैं वो अलग नहीं रहते। अभी यूनिसेक्स मतलब सब जगह एक ही बाथरूम होता है, एंड वो मतलब लोगों ने बंद किया क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई ये यहाँ फीमेल्स यहाँ मेल, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रिटिश ने हमें हम दे के चले गए और ब्रिटिश ने खुद ही उनको मतलब नकार दिया है। मेरा नाम पारुल है सर। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि समाज में तो कई बार लोगों को पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर हैं या जो भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी होंगे कुछ लोग जिनके बारे में आप पूरी इंडस्ट्री में लोगों को पता होगा, तो उनको आप किस तरह से आप
पर्टिकुलर नहीं, मतलब इंडस्ट्री पूरी उनको कैसे स्वीकार करती है, उनको कितना मान सम्मान देती है, और उनको वही जो उनके काम का ओहदा है या जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलती है कि नहीं, कि वहाँ पे भी कुछ दूरी बना के रखी जाती है। नहीं, मतलब ये कमाल है हमारी इंडस्ट्री का, ये एक ही जगह है इंडस्ट्री और जो ऑडियंस थिएटर जाती है जी, मतलब सबसे पहले तो ऑडियंस थिएटर जाती है, वहाँ पर सब एक समान हो जाते हैं। ये कोई देखता नहीं कि मेरे साथ कौन बैठा है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई नहीं देखता है। तो फिल्म मतलब एक्चुअली यूनिफाई करती है। और हमारी इंडस्ट्री में भी हम काम से जानते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, ना उसकी सेक्सुअलिटी ना उसके मज़हब से। मतलब हमारा देश, मतलब हम इतना कुछ बात करते हैं मुस्लिम उसके बारे में कि उनको अधर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब मतलब मुस्लिम्स हैं। हमारी सबसे बड़ी हीरोइंस मुस्लिम्स थी। तो मतलब ये इंडस्ट्री तो बहुत ही मतलब बहुत कमाल की जगह है। मतलब हम गॉसिप में बहुत कुछ पढ़ते हैं कि ये हुआ वो हुआ, वो हर इंडस्ट्री में होता है। हमारी इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में काम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस या किसी ऐसी चीज़ को। तो ये मैसेज तो समाज को इंडस्ट्री की तरफ से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपके यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है तो समाज में भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एडमायर करते हैं लोग, इंडस्ट्री के लोगों को या फिल्मों को। आप फिल्म जब देखने जाते हो तभी कौन सा भेदभाव होता है? आप थोड़ी ये पूछते हो कि अच्छा ये टिकट मुझे है ना होमोसेक्सुअल के बाजू में मत देना। आप सीट ढूंढते हो अच्छी और फिल्म देखते हो, और फिल्म का आनंद उतना ही होता है। वो आनंद में कोई कमी नहीं होती है कि आपके साथ कौन बैठा है, वो क्या है। तो वो मतलब उससे हमें सीखना है। Sir, actually we are going live from Instagram and there are some questions as well. My God. Live on Facebook. Instagram. Oh, okay. And one of the question is, as a director, what are the subjects there are still missing in the universe of cinematic storytelling, according to you, and what more characters are still to be explored? Oh my God. इस पर एक पूरा सेशन हो सकता है। हाँ, it's a very broad, very wide question. Yes, there are only so many stories, and we make variations of those so many stories. एंड हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हम कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, और उन कैरेक्टर्स को कि रोमियो एंड जूलियट को अगर आप मतलब कास्ट इशू में अगर आप डाल दे तो साइराट बन जाती है, यू नो। तो वो वही एक कहानी है जिसको आप कश्मीर में आप हैमलेट को प्लेस कर दो तो हैदर बन जाती है। तो वो मतलब कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का तो मैं हमेशा जब भी स्क्रिप्ट सुनता हूँ ना तो मैं कैरेक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो मुझे कई बार लोग बोलते हैं तुम स्क्रीन प्ले में क्या लग रहा है तुम्हें, तो बोला मैं कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे कैरेक्टर दिख गया तो कैरेक्टर की जर्नी फिल्म को ड्राइव करेगी। तो कई बार होता है कि प्लॉट ड्रिवन फिल्म होती है, कैरेक्टर ड्रिवन होती है। मैं मानता हूँ कि प्लॉट ड्रिवन फिल्म भी कैरेक्टर से ही ड्राइव होती है, कि कैरेक्टर ड्राइव करता है उसकी जर्नी। मतलब एक टेक्स्ट है जो लोग फिल्म स्कूल और सब में इवन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में पढ़ाते हैं, जोसेफ कैम्बल की द हीरोज़ जर्नी। तो हीरोज़ जर्नी में वही है कि वो आपको बताते हैं कि भाई एक जो कैरेक्टर की जर्नी क्या है, और उस जर्नी को फॉलो करते हुए दुनिया के सबसे बड़े मिथ्स जो बने हैं, महाभारत, रामायण हो, ग्रीक ट्रेजेडीज़ हो, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स की जर्नी को ट्रेस करते हैं। अगर कर्ण नहीं होता तो अर्जुन किसी काम का नहीं होता। तो वो कैरेक्टर्स की जर्नी है। हेलो सर, आई वांट टू आस्क यू कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप तो डेफिनेटली एक मूवी बन रही होती है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी होती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ें भी स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे दिमाग में बैरियर्स आने लग जाते हैं कि दिस इज़ द स्टॉपेज, ये हमें आगे जाके अफेक्ट करने वाला है। जब आप कोई मूवी बना रहे होते हैं, आइदर शाहिद और अलीगढ़, तो जो बैरियर्स आपके माइंड में, क्या बैरियर्स आते हैं कि ये आगे जाके होने वाला है, और आप कैसे इनके साथ? सबसे बड़ा बैरियर आप ही होते हो। आपकी अपनी सोच आपको रोक सकती है और कुछ नहीं रोक सकता है।
मैं ये मानता हूँ कि हम अपने अंदर ही ना बहुत ही हम खुद को लिमिट करते हैं, ये सोच के कि भाई ये मैं कैसे करूँगा और ये लोगों को कैसे पसंद आएगा। ये आपके सोच की कमी है। आपने लोगों की सोच को मतलब अगर अंडर एस्टिमेट किया तो आपकी सोच में कमी है। आपने अगर ये सोचा कि ये हो नहीं पाएगा, तो हम शाहिद में बता रहा हूँ ना, हम सवेरे जाते थे, पता ही नहीं होता था शूटिंग कैसे होगी, हमें कितने लोकेशन से निकाल दिया था। तो अक्सर अगर मैं ये सोचता कि ये फिल्म तो नहीं बनेगी, तो मैं आज भी मतलब वहीं गांव में अच्छी ज़िंदगी जीता, शायद इससे बेहतर ज़िंदगी जीता। लेकिन वो उस वक्त मैंने कहा कि फ़िल्म तो बनेगी, तो जो है वो सोच जो है वो आपको रोक सकती है, और कुछ और कोई बैरियर नहीं है किसी भी चीज़ में। और आज जब डिजिटल युग आया है तो कोई भी चीज़ रोक नहीं। हमने शाहिद को आधी से ज़्यादा फिल्म हमने कैनन 5D पे बनाई है कि वो मतलब उस साल जब नेशनल अवार्ड्स डिक्लेयर हुए थे, बहुत सारी अच्छी और बड़ी फिल्में थी, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम तो मतलब काम कर रहे थे, मेरी दूसरी फिल्म तैयार हो रही थी सिटी लाइट्स, मैं उसकी मिक्सिंग में बैठा था और फ़ोन बज रहा था, मैंने फ़ोन बंद कर दिया कि ये इरिटेट कर रहा है कोई, क्योंकि भाग मिल्खा भाग और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी। तब रियलाइज़ किया कि स्टोरी टेलिंग में कितना पावर है। किसी ने ये नहीं देखा कि किस पर शूट हुई है, कैसे शूट हुई है, किन हालातों में शूट हुई है। वो सारी चीज़ें आपकी अपनी जर्नी है। जो ऑडियंस है वो उस कैरेक्टर की जर्नी देखता है, उसको अपना बना लेता है और आप एक फ़िल्म बनाते हो, तो उस पर फोकस रहना चाहिए। थैंक यू सर। अभी जो सवाल करे गए उस बात पे मैं कुछ समझ पाई, तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी। जैसे आपने लक्ष्य की बात कही, तो उसमें शेर है, अजब सुलगती लकड़ियाँ हैं जग वाले, अजब सुलगती लकड़ियाँ हैं जग वाले, दूर रहते हैं तो सुलगते हैं, पास आते हैं तो जल जाते हैं। हमें अपना लक्ष्य निभा के चलना चाहिए पकड़ के। अगर हम दुनिया को देख के चलेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सवाल करे कि समाज में ऐसा हो रहा है, ऐसा है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। मैं आगे आपसे मिली, आगे जिफलिंग के लिए 3 साल से जद्दोजहद कर रही हूँ। घर से लड़ के आई हूँ 3 दिन से कि मुझे जाना है, फंक्शन ज्वाइन करना है। क्या बात है। तो यहाँ तक कि इतना अल्टीमेट दे दिया गएगा। मैंने कहा मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, कि ना घर से निकल जाओ। मैंने कहा आई एग्री विथ यू, आप छोड़ दो मुझे, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ूंगी जगह, क्योंकि मुझे वो मिला है। बहुत बढ़िया। हंसल सर, मेरा नाम अनुराग है। मेरा एक सवाल है। अनुराग? अनुराग, yes। अच्छा। वो अनुराग नहीं, दूसरा। तो सवाल ये है कि जो बाकी बहुत सारे सिनेमा मेकर्स यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे यंग, भोपाल में बहुत सारी फिल्म मेकिंग हो रही है, उनके लिए ये सवाल है कि उनके हिसाब से कि आप ये बैलेंस कैसे देखते हैं सिनेमा में अपने, कि फिल्म जो है वो स्टोरी टेलिंग के लेवल से कहीं प्रीचिंग के लेवल पे ना चले जाए, किसी की लाइफ स्टोरी के हिसाब से फिर आप उसे कन्वे, वो एक अंडर करेंट सा बना रहे कि उसमें एक मैसेज है, पर वो बैलेंस कैसे आप उसमें देखते हैं? मैं तो सोचता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा। मैं एक्चुअली फिल्म बनाता हूँ कि मुझे कहानी में मज़ा आना चाहिए, उस कैरेक्टर की जर्नी में मज़ा आना चाहिए। मुझे फिल्म बनानी है। मैं ना डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, ना पब्लिक सर्विस ऐड बना रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे लग रहे इसमें, पैसे लग रहे हैं ऑडियंस को बुलाने के लिए। बस मेरा प्रयास ये रहता है कि नई नई कहानियों को ढूंढूं, नए कैरेक्टर्स को ढूंढूं और लोगों तक पेश करूं। मेरा प्रयास ये इश्यूज़ का प्रयास इतना कॉन्शियस नहीं रहता है। वो इश्यूज़ मतलब अपने आप में रहते हैं, उन कैरेक्टर्स की जर्नी में वो इश्यूज़ बनते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते। एक्चुअली इस फिल्म में हमने कोर्ट रूम सीन इतने लंबे शूट किए थे, वो काट दिए मैंने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं तो सिर्फ कोर्ट रूम सीन्स ही रखते हैं, तो वो उस पर एक अलग फिल्म बन सकती है। जो कोर्ट रूम सीन्स है वो अपने आप में एक फिल्म थी। और शायद इसीलिए इतनी इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये कहीं प्रीची नहीं होती, ये आपको भाषण नहीं देती, ये आपको सर्मन्स नहीं देती कि ऐसा करो ऐसा मत करो। ये वो अनुभव के लेवल पे वो उसकी कहानी होती है और इसलिए वो अपनी कहानी बन जाती है। इसलिए लता मंगेशकर का गाना है भाई, इस फिल्म में गाना नहीं था स्क्रिप्ट में, लेकिन गाना आया और मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुई। वो गाना मतलब बहुत महंगा पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे इरोस ने कहा कि भाई आप ओमकारा का कोई भी गाना ले लो, इसमें हमारे पास राइट्स है। मैं बोला कैसे, मतलब इसमें मैं ओमकारा बहुत अच्छा म्यूज़िक है। उन्होंने बोला नहीं वो साथी रे लगा दो आप। मैं बोला नहीं हो पाएगा, वो मनोज के हाथ मतलब वो साथी रे में नहीं चल रहे, तो वो कैसे करूँगा। तो वो मुझे 15 लाख रुपए लगे
उस गाने के राइट्स को एक्वायर करने के लिए, और HMV ने कहा कि आप ये गाना प्रमोशन में नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए 15 लाख और लगेंगे। तो लेकिन था एक, तो मैंने मतलब उसके आसपास ही मेरी फ़ीस थी, वो देना पड़ा। मैंने बोला ठीक है, इसमें भी इस बार भी थोड़ा सा अगली फिल्म में कमाने की कोशिश करूँगा। There is a very fine distinction between art and art is always personal. जो अपनी बात होती है, जो मेरी बात होती है, जो मेरी सच्चाई होती है, वो आर्ट होता है। और जब वो आप कह देते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये बहुत सारे लोगों की यही सच्चाई है। सो ये इशू है, ये इतने लोगों तक पहुंचाना है, ये मेरा कर्तव्य है। इससे आर्ट नहीं बनता। आर्ट इसलिए बनता है कि मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है, मुझे इससे कठिनाई हो रही है, और आई हैव टू कम टर्म्स विद दिस इन माई लाइफ। और वो जब सच्ची तरह से होता है, वो जब ईमानदारी से होता है, तो वो आप तक भी उतनी ही ईमानदारी से पहुंचता है, वो आपका सत्य हो जाता है।